ठीक हो गया। लास्ट टाइम हमने कुछ आरडीटी के प्रोटोकॉल्स पढ़े थे हमने, तो हमने यहाँ पे 1.0 से स्टार्ट किया जो बेसिक कुछ भी नहीं था, फिर 2.0 पे आ गए हम, जिसके हमने हमने एक्नॉलेजमेंट और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया। फिर 2.1 के अंदर हमने उसको मज़ीद यहाँ पे चेंज किया। 2.1 के अंदर हमने पैकेट नंबर लगा दिया, 0 पैकेट नंबर होगा, ये 1 पैकेट नंबर होगा। तो उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थे यहाँ पर। तो उसके बाद हमारे पास 2.2 आ जाएगा यहाँ पे, और लास्ट में जाकर हमारे पास 3.0 यहाँ पर आ गया। अच्छा, 3.0 अभी तक सबसे इम्प्रूव वर्जन होगा यहाँ पर। 3.0 के अंदर क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर होता है कि आगे पर टाइम आउट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके अगर हम यहाँ पे एक सैम्पल फ्लो चार्ट देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें ये इस तरह से काम करता है कि सपोज करो कि सेंडर ने एक पैकेट 0 ट्रांसमिट किया, तो रिसीवर को पैकेट 0 जब रिसीव हो जाएगा तो वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा उसकी। और जब वो एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी सेंडर को, तो वो अगला पैकेट ट्रांसमिट कर देगा, फिर वो उसको एक्नॉलेज कर देगा, फिर उसके बाद फिर सेंडर नेक्स्ट पैकेट ट्रांसमिट करेगा, और फिर उसको रिसीवर दोबारा एक्नॉलेज कर देगा। तो ये एक इस तरह की रूटीन यहाँ पे चल रही होती है कि आप सेंड करो, फिर एक्नॉलेज करो, सेंड करो, एक्नॉलेज करो। लेकिन इसमें आप प्रॉब्लम ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पर कि इसमें जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करते, आपको रिसीव नहीं होती एक्नॉलेजमेंट, उस वक्त तक आप नेक्स्ट पैकेट ट्रांसमिट नहीं कर रहे होते। तो ये एक हमने यहाँ प्रॉब्लम देखी है। और सेकंड ये है कि आपके पास जो सीक्वेंस नंबर है वो ऑसिलेट कर रहे हैं यहाँ पे, कि पैकेट का नंबर या तो 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा या 1, यहाँ पे सीक्वेंस चल रहा है। फिर अगर हम एक केस देखते हैं जिसका ना पैकेट लॉस आता है आपके पास, तो सपोज करो आपने 0 पैकेट ट्रांसमिट किया है, उसको एक्नॉलेज भी कर दिया उसने, लेकिन जब आपने पैकेट नंबर 1 ट्रांसमिट किया तो समझो कि वो राउटर के अंदर जाके वो लॉस्ट हो गया, वो मिल नहीं सका रिसीवर को। तो इस केस में क्या होगा, कुछ टाइम के बाद पैकेट नंबर 1 का टाइम आउट हो जाएगा। तो जब टाइम आउट हो जाएगा उसका, तो उसमें क्या होगा, उसके बाद वो पैकेट नंबर 1 रीट्रांसमिट कर देगा। जब वो रीट्रांसमिट होगा तो वो उसको एक्नॉलेज करेगा रिसीवर, तो आपके पास वो वापस उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगी। इसके बाद दोबारा नेक्स्ट पैकेट आ जाएगा, पैकेट 0। तो इसमें फ़र्क क्या पड़ा यहाँ पे, एक टाइम आउट का कॉन्सेप्ट आ गया कि जब आपका पैकेट नहीं आ एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही है आपके पास कुछ टाइम तक, तो आप उसको रीट्रांसमिट कर दिया करोगे। अच्छा, ये था पैकेट लॉस के केस में। फिर हो सकता है आपकी एक्नॉलेजमेंट गुम हो जाए। तो सपोज़ करो कि हमने पैकेट सेंड किया, एक्नॉलेज भी हो गया, उसके बाद पैकेट 1 हमने सेंड किया, उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड की है, लेकिन वो लॉस्ट हो गई है। तो अब क्या होगा, दोबारा से टाइम आउट हो जाएगा इसका, तो वो क्या करेगा, दोबारा से पैकेट 1 ट्रांसमिट कर देगा यहाँ पे। तो इस बार यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रिसीवर कहेगा कि मुझे क्या हुआ है कि मुझे पैकेट 1 के बाद पैकेट 1 ही मिल रहा है। तो पहले क्या था कि आपके पास कि 0 के बाद आपको पैकेट 1 मिल गया, और 1 के बाद 0 मिलना चाहिए। लेकिन जब 1 के बाद दोबारा 1 मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पर डुप्लीकेट आ गया हुआ है। तो उसका मोस्ट प्रॉब्ली मतलब ये है कि आपकी पुरानी एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुँची उसके पास, इसलिए उसने रीट्रांसमिट कर दिया हुआ है। तो इस केस में रिसीवर ने क्या करना है, इसको डिस्कार्ड कर देना है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ है पहले, तो क्योंकि वो 0 का वेट कर रहा था, लेकिन वो उसको एक्नॉलेज कर देगा कम से कम। और जब एक्नॉलेज कर देगा, उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट में 0 पैकेट आ जाएगा, और फिर एक नॉर्मल रूटीन में चल पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि आपकी एक्नॉलेजमेंट देर से पहुँचे, टाइम आउट अगर पहले हो जाए, इसका क्या मतलब है कि अगर हमने पैकेट सेंड किया, एक्नॉलेज हो गया, फिर एक पैकेट 1 सेंड किए, अब आपने एक्नॉलेज किया है यहाँ पे, लेकिन एक्नॉलेजमेंट के पहुँचने से पहले टाइम आउट हो गया है। तो हुआ क्या, अब उसने रीट्रांसमिट कर दिए, और रीट्रांसमिट करने के बाद पुरानी मेरी एक्नॉलेजमेंट वहाँ तक पहुँची है। तो इस केस में क्या होगा, रिसीवर के पास डुप्लीकेट आ जाएगा दोबारा से, क्यों? क्योंकि आपके पास 1 के बाद दोबारा 1 आ गया यहाँ पे, उसको आप डिस्कार्ड कर दोगे, और फिर उसके बाद दोबारा से एक्नॉलेजमेंट भेजोगे। तो इस बार सेंडर के पास 2 एक्नॉलेजमेंट 1 वाली आ जाएँगी यहाँ पर। तो सेंडर क्या करेगा, तो इसके बाद 1 के जवाब में फिर नेक्स्ट पैकेट सेंड कर देगा, जब फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे मिलेगी इसको। तो पैकेट नंबर 0 सेंड कर देगा यहाँ पे। लेकिन सेंड करने के बाद उसको दोबारा एक्नॉलेजमेंट 1 मिल रही होगी, पुरानी वाली। तो इस बार वो उसको क्या करेगा, इग्नोर कर देगा इस साइड पे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था 0, क्योंकि उसने अपने 0 पैकेट सेंड किए। तो इस केस में वो इस डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट को यहाँ पे इग्नोर कर देगा, क्योंकि अगर 1 के बाद दोबारा 1 आ जाए, तो वो उसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि वो 0 का वेट करे। और फिर जब उसको 0 एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, उसके बाद फिर नॉर्मल पैटर्न में रिज़्यूम कर देगा ये अपना सारा काम यहाँ पे। जी, ये क्लियर हो गया सबको? यस सर।
तो इसमें फिर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि आपने एक जी टाइम सर। आउट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि जब भी आप पैकेट सेंड करो टाइम आउट लगा दो। अगर टाइम आउट के अंदर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता रिसीवर से तो आपने रीट्रांसमिट करना है। और दूसरा ये कि यहाँ पे इवन और पैकेट नंबर्स आ रहे होते हैं। जब आपके पास यहाँ पे जीरो आएगा उसके बाद आपने वन एक्सपेक्ट जीरो की एक्नॉलेजमेंट एक्सपेक्ट करो। अगर जीरो की जगह आपके पास वन की एक्नॉलेजमेंट आ जाए तो उसका मतलब कि पिछली वाली एक्नॉलेजमेंट दोबारा आ गई आपके पास जिसका टाइम आउट हो गया हुआ था। जैसे कि इस केस में यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर वन के बाद दोबारा वन आ जाए तो उसका मतलब कि ये वो एक्नॉलेजमेंट है जिसका जो कि हम बेसिकली रिसीवर को मिल गया था पैकेट लेकिन टाइम आउट हो गया था तो उसने दो दफ़ा भेज दिए क्योंकि हमने दो दफ़ा उसको ट्रांसमिट किया। तो उसको खाली यहाँ पे डुप्लीकेट्स को चेक करने के लिए हम यहाँ पे नंबर का यूज़ कर रहे हैं। तो उसका मतलब कि जब जब डुप्लीकेट्स आएंगे तो आपके पास सेम नंबर रिपीट होगा। इसका क्या मतलब है कि जब भी आपके पास सपोज करो अगर जीरो के बाद आपको वन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर ये भी ठीक है। फिर वन के बाद आप जीरो एक्सपेक्ट कर रहे हो लेकिन जब वन के बाद आप वन मिलेगा आपको तो आपको पता है कि ये डुप्लीकेट है यहाँ पे। तो जब भी आपके पास सेम चीज़ दो दफ़ा नंबर आ जाए तो वो डुप्लीकेट होगा तो हम इसको इग्नोर कर देंगे लेकिन एक्नॉलेजमेंट्स का रिप्लाई कर देंगे। इसी तरह अगर सेंडर साइड पे अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट आती है ज़ीरो आती है यहाँ पे तो उसके बाद आप वन एक्सपेक्ट करोगे। तो ज़ीरो के बाद आपको वन एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे मिल रही है। फिर वन के बाद आप ज़ीरो एक्सपेक्ट करोगे लेकिन अगर वन के बाद अगर आपको दोबारा वन मिल जाए तो आपको पता है कि ये डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आ गई मेरे पास तो इसको इग्नोर कर दो। तो इन नंबरों को हम यूज़ करते हैं डुप्लीकेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये इसका मेन मकसद है यहाँ पे कि डुप्लीकेट्स को आइडेंटिफाई करो और जब डुप्लीकेट आए तो उसको इग्नोर करो लेकिन उसका जवाब दे दो। अगर आपके पास रिसीव हो रहा है पैकेट तो उसको रिप्लाई कर दो लेकिन अगर सेंडर की साइड पर हो तो इग्नोर कर दो उसको टोटली, फिर कुछ भी नहीं करना आप। तो जब सेम दो सीक्वेंस नंबर दो दफ़ा रिपीट हो जाए तो आपके पास डुप्लीकेट आया हुआ है। तो ये यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा अब हम देखते हैं कि ये RDD 3.0 क्यों एक बहुत बुरा प्रोटोकॉल है, मतलब ये प्रैक्टिकली कोई यूज़ नहीं करता। क्यों नहीं यूज़ करते? सपोज़ करो कि आपके पास 1 जीबीपीएस का नेटवर्क कनेक्शन है और सेंडर और रिसीवर के दरमियान में इतना डिस्टेंस है कि उसका प्रोपगेशन डिले 15 मिलीसेकंड्स बनता है और आपका एक पैकेट जो है वो 8000 बिट्स का है। अच्छा अब जो टाइम हमें लगेगा यहाँ पर, जो टाइम आपको ट्रांसमिट करने में लगेगा कि आपका जो ईथरनेट कार्ड है वो आपकी वायर के ऊपर बिट्स कितनी देर में वो इसके ऊपर फॉरवर्ड करता है, उस टाइम को हम कहते हैं कि आपका ट्रांसमिशन डिले जो होगा। और उसके बाद जब बिट्स ट्रैवल करेंगे आपकी वायर के ऊपर यहाँ से वहाँ तक, इसको हम कहेंगे प्रोपोगेशन डिले आ जाएगा आपके पास। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम कंप्यूट करते हैं कि टाइम कितना लगेगा ट्रांसमिट करने में। तो ये हम कैसे निकालेंगे कि आपके पास 8000 बिट्स हैं तो उसको डिवाइड कर दो अपनी बिट स्पीड से। तो 1 जीबीपीएस का मतलब है कि 10⁻9 बिट्स पर सेकंड। तो उसको एल डिवाइड बाय आर कंप्यूट करोगे तो आपके पास 8 माइक्रो सेकेंड्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 8 माइक्रो सेकेंड्स के अंदर आप ये पैकेट ट्रांसमिट कर दोगे। उसके बाद ये पैकेट ट्रैवल करेगा आपके चैनल के अंदर। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे इसकी डायग्राम बनाएं यहाँ पर, तो इसकी डायग्राम में क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप के अंदर हम यहाँ पे इसको ट्रांसमिट करेंगे। जो आपका पैकेट है यहाँ पे 8000, ये आपके ये 8000 बिट्स का जो पैकेट है वो ट्रांसमिट करोगे। उसके बाद वो प्रोपोगेट करेगा। प्रोपोगेट करने के बाद जब रिसीवर को मिलेगा तो वो एक्नॉलेज करेगा उसको। और जब आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी उसके बाद आप अगला स्टेप लोगे, यानी कि आपने फिर उसके बाद नेक्स्ट पैकेट ट्रांसमिट करना है। अच्छा जब ये सिनेरियो होगा तो हमारे पास अब देखते हैं कि कितना टाइम यहाँ पर ज़ाया हो रहा होगा इसके ऊपर। तो हमारे पास इस तरह का सिनेरियो बनेगा यहाँ पे कि पहले आपने ये हमारे पास टाइम ज़ीरो के ऊपर आपने ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया पैकेट। तो इसके बाद यहाँ इस टाइम के ऊपर आप ट्रांसमिट कर चुके हो पैकेट। तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टाइम लगे आपके पास, बेसिकली ये ट्रांसमिशन डिले वाला टाइम है यहाँ पे, जितने टाइम में आपने ट्रांसमिट किया सेंडर वाली साइड पर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये पैकेट ट्रैवल करेगा रिसीवर की साइड पे। तो सपोज करो ये सारी बिट्स, अब ये जो पैकेट आपने बना के यहाँ इंसर्ट कर दिया वही ये प्रोपोगेट कर रहा है आपका रिसीवर साइड पे। इसका मतलब है ये जो टाइम होगा ये आपका अप्रोक्सीमेटली प्रोपोगेशन डिले की इक्वल होगा। और इसके बाद यहाँ पे इसकी एक्नॉलेजमेंट जाएगी वापस आपके पास यहाँ पर आएगी। अब जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आती हम अगला पैकेट ट्रांसमिट नहीं कर सकते।
तो इसका मतलब है कि टोटल टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ये ट्रांसमिट करने का टाइम यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला टाइम, और उसके बाद हमारे पास ये राउंड ट्रिप टाइम यहाँ पे आ जाएगा। राउंड ट्रिप टाइम का मतलब ये है कि टाइम जो आपको सेंडर साइड से अगर आप कोई एक ज़ीरो का बिट भेजो, तो कितनी देर में उसका रिप्लाई आता है रिसीवर साइड से होके। तो इसका मतलब है कि आरटीटी जो होगा राउंड ट्रिप टाइम भी अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस होगा प्रोपेगेशन डिले के, अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि प्रोपेगेशन डिले का अप्रॉक्सीमेटली अगर ट्वाइस कर लो तो ये इसके इक्वल होगा, लेकिन एक्चुअली इसके इक्वल नहीं होता। इसके अलावा इसमें क्या चीज़ हमने ऐड करनी होगी, यहाँ पर रिसीवर साइड पे रिप्लाई करने का टाइम भी तो होगा कि यहाँ पे जब आपने एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजा है तो इसका भी थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पर, तो इसको भी हमने यहाँ पे इंकॉर्पोरेट करना होता है, कुछ टाइम वो भी होगा। लेकिन ओवरऑल हम इसको यहाँ पे आरटीटी कह रहे हैं कि राउंड ट्रिप टाइम। अच्छा, इसका मतलब है कि यहाँ पे जब सेंडर ने ट्रांसमिट किया तो उसने इतने टाइम के लिए ट्रांसमिशन की है यहाँ पे, उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसके बाद अब इस टाइम के अंदर वो वेट कर रहा है खाली। वो वेट कर रहा है कि मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल जाए, उसके बाद मैं नेक्स्ट पैकेट ट्रांसमिट करूँ। तो ये जो टाइम है सारे का सारा, ये बेसिकली इसका आइडल टाइम है, यानी ये वो टाइम है जो ज़ाया कर रहा है वो सेंडर अपना, इसमें कोई काम नहीं कर रहा। और जब आपको एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे मिल जाती है, उसके बाद आप दोबारा ट्रांसमिट करते हो अगला पैकेट ये इस टाइम के अंदर, और उसके बाद दोबारा से आप फिर वेट करोगे। तो इसका मतलब है कि हम वेट ज़्यादा करते हैं, वो एक्चुअल ट्रांसमिशन टाइम हमारा सेंडर का कम होता है। तो अगर हम एफिशिएंसी कंप्यूट करें यहाँ पे, तो उसको हम कंप्यूट कर सकते हैं यहाँ पर कि टोटल टाइम आपका हो गया आर टी टी प्लस एल डिवाइड बाई आर। ये आर टी टी वाला पार्ट नीचे आ गया, ऊपर एल डिवाइड बाई आर आ गया, और अगर हम यूजफुल टाइम निकालें वो खाली आपका एल डिवाइड बाई आर है। तो ये जो टाइम आएगा आपके पास बेसिकली एफिशिएंसी बता रहा है आपको इस प्रोटोकॉल की। तो ये टाइम आपके पास निकल आएगा हमारे वाली वैल्यूज़ के लिए, ये निकल आएगा 0.00027। तो यानी कि आपके पास 0.027% आपके पास एफिशिएंसी है, जो कि बहुत ही कम है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 3.0 जो प्रोटोकॉल है, एक बहुत बुरा प्रोटोकॉल है। इनकी ज़्यादा टाइम आप वेस्ट करते हो, तो खाली ये टाइम आपके काम का टाइम है, और बाकी ये आप सारा टाइम ज़ाया कर रहे हो, यहाँ पे वेट कर रहे हो। तो अगर आपका रिसीवर बहुत स्लो है, तो आपका सेंडर का कोई फ़ायदा नहीं है, वो उसका टाइम सारा ज़ाया हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसके कंट्रास्ट में फिर लोगों ने कहा कि काम हम मज़ीद कर सकते हैं, कि क्यों ना हम थोड़ा-सा इसको मॉडिफ़ाई कर लें। हम एक्नॉलेजमेंट का वेट इस तरह से ना करें कि एक-एक पैकेट के एक्नॉलेजमेंट का वेट करें, बल्कि हम ऐसा कर सकते हैं, क्यों ना हम कुछ चीज़ें पैरालाइज़ कर लें। पैरालाइज़ करने का मतलब क्या है कि सपोज़ करो आपके पास यहाँ फ़ाइल पड़ी हुई है एक, जो आपने ट्रांसमिट करनी है। इस फ़ाइल के हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 पैकेट्स, 6 पैकेट्स बना लिए हमने। ये फर्स्ट पैकेट, सेकंड पैकेट, थर्ड पैकेट, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ पैकेट बना लिया हमने। तो उसने कहा कि अब हम ऐसा किया करेंगे कि हम एक वक़्त में 3-3 पैकेट्स ट्रांसमिट कर दिया करेंगे। तो हमने कहा कि अब हमारे पास नई स्कीम है कि हम एक वक़्त में ये 3 पैकेट ट्रांसमिट करेंगे, उसके बाद वेट करेंगे हम। फिर जब हमें तीनों की एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, फिर हम अगले 3 सेंड करेंगे। तो जब हमें ये ट्रांसमिट हमने कर दिए पहले 3 पैकेट्स, फिर हम वेट करेंगे, और जब हमें एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम अगले वाले 3 यहाँ पे ये वाले उठा लेंगे। फिर इनको हम ट्रांसमिट करेंगे, और उसके बाद फिर इसका वेट करेंगे रिसीव होने का, और जब इसकी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी तो उसके बाद जो नेक्स्ट पैकेट हम ट्रांसमिट कर देंगे। तो इसमें फ़र्क क्या है कि एक वक़्त में हम 3-3 पैकेट्स भेज रहे हैं, और फिर उन तीनों का वेट करते हैं एक्नॉलेजमेंट के आने का, और उसके बाद फिर नेक्स्ट 3 हम सेंड कर देते हैं। तो इसको हम कह रहे हैं कि हम थोड़ा बहुत पैरेलल में काम कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल एक-एक करके नहीं कर रहे हैं, हम 3-3 चीज़ें पैरेलल में भेज रहे हैं यहाँ पे, यानी कि पाइपलाइनिंग कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो आपके पास यूँ बनेगी। आपने यहाँ पे इस टाइम में आपने फर्स्ट पैकेट ट्रांसमिट किया है, उसके बाद इस टाइम में आपने सेकंड पैकेट ट्रांसमिट किया है, और फिर इस टाइम में आपने थर्ड पैकेट ट्रांसमिट किया है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 और 3, तो 3 पैकेट्स हमने ट्रांसमिट कर दिए, और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम वेट कर रहे हैं। तो जब तीनों पैकेट्स अब आपके पास बैक टू बैक जा रहे होंगे, तो जैसे ही फर्स्ट पैकेट खत्म होगा, साथ ही अगला पैकेट स्टार्ट हो जाएगा आपके पास। जब सेकंड खत्म होगा, उसके बाद ही थर्ड पैकेट रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही फर्स्ट पैकेट आपको यहाँ पे रिसीव हो जाता है, साथ ही आप क्या करते हो कि एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देते हो यहाँ पे। उसके बाद साथ जैसे ही आपको सेकंड पैकेट मिलता है, तो आप सेकंड की एक्नॉलेजमेंट भेज देते हो यहाँ पे। तो जैसे ही आपको थर्ड पैकेट मिलता है, आप थर्ड की एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे सेंड कर देते हो। अब जैसे ही फर्स्ट पैक की एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे हमें मिलती है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमने नेक्स्ट पैकेट ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया।
जैसे ही हमें सेकंड की एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे मिली, हमने सेकंड पैकेट ये फिफ्थ पैकेट ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही हमें थर्ड की एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे मिली, हमने साथ ही हमने सिक्स्थ पैकेट ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस बार क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी इंप्रूव होनी चाहिए, क्योंकि हम एक एक पैकेट के अंदर बार बार आरटीटी का टाइम इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि 3 पैकेट्स के लिए 1 टाइम आरटीटी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। पहले क्या था, हमारे पास अगर 3 पैकेट्स भेजने हो तो हमारे पास 3 टाइम्स आरटीटी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि हमने हर एक की एक्नॉलेजमेंट का वेट करना है, फिर अगला पैकेट सेंड करना है। तो इस केस में क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी थोड़ी सी इंप्रूव कर जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, यहाँ से लेके यहाँ तक के टाइम को अगर हम कंसिडर करें यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा, टोटल टाइम आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके अंदर यूजफुल टाइम जो होगा आपके पास ये होगा 3L डिवाइड बाय आर यहाँ पे। और जो टोटल टाइम पर एक सिंगल पैकेट के लिए जो होगा आपके पास, वो होगा यहाँ पे एल डिवाइड बाय आर, क्योंकि एल डिवाइड बाय आर प्लस आर टी टी के बाद आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे मिल जाएगी इस पॉइंट पे जाके। सेकंड वाली की एक्नॉलेजमेंट आपको 2L बाय आर पे मिल जाएगी, और थर्ड वाली की एक्नॉलेजमेंट आपको 3L बाय आर पे मिल जाएगी। तो अगर हम फर्स्ट पैकेट को खाली यहाँ पे देखें, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा आर टी टी प्लस एल बाय आर के ऊपर आपको एक्नॉलेजमेंट इसकी मिल जाएगी, यानी कि आपका काम खत्म हो गया है। और इसके अंदर हम बेसिकली हमने 3 टाइम ज्यादा यूज किया टाइम को सेंटर के, यानी कि 3L/R टाइम्स हमने ट्रांसमिट किए, और टोटल टाइम आपके पास RTT प्लस L/R यहाँ पे आ रहा है। तो अगर हम ये वाली एफिशिएंसी यहाँ पे कंप्यूट करें, तो आपके पास ये बन जाएगी यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 0.081%। तो ये इसका मतलब कि ये 3 टाइम्स हायर है जो पिछले वाले से यहाँ पे, ये तो बहुत ही कम थी यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि अगर हम ग्रुप करके पैकेट्स को ट्रांसमिट करेंगे, तो क्या होगा कि आरटीटी का जो फैक्टर है यहाँ पे खाली एक दफा आया करेगा पूरे ग्रुप के लिए। तो वंस फॉर होल ग्रुप, ग्रुप ऑफ पैकेट्स के लिए खाली 1 दफा आया करेगा। लेकिन अगर हम ये नहीं ग्रुप नहीं करते, तो आपके पास हर पैकेट के लिए आरटीटी आ रहा होगा। तो इसलिए कहते हैं कि पाइपलाइनिंग से आपका क्या हो रहा है, आपकी बेहतर इफेक्टिव यूटिलाइज कर रहे हो आप चैनल को यहाँ पे। तो ये बेसिक यहाँ पे पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है। तो इससे कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन इससे परफेक्ट अभी भी नहीं हुई हुई। तो अभी भी इसके अंदर काफ़ी सारे यहाँ पे फ्लॉज हैं यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल यहाँ पर आता है, उसको हम कहते हैं फिर गो बैक एंड प्रोटोकॉल। जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? लेकिन सर अब हम 3 भेज रहे हैं, तो अगर इनमें से एक जो है वो नहीं सेंड होता ठीक, तो फिर क्या इसका होगा, वो लॉस हो जाएगा? जी जी हाँ, अब इस चीज़ को करने के लिए हम इसको मॉडिफाई करेंगे इस प्रोटोकॉल को। तो अभी क्या था, इसके अंदर खाली नॉर्मल हालात में ये इस तरह से हम कह रहे हैं यहाँ पे। अगर आपके पास नहीं आता, तो फिर इसमें कुछ नहीं, इसमें कोई तरीका नहीं है उसके साथ हम क्या करें, क्योंकि वो पैकेट अगर लॉस हो जाता है यहाँ पे, तो ये प्रोटोकॉल आपको आरटीटी का पाइपलाइनिंग वाला कुछ नहीं बता रहा कि हम क्या करें इस केस में। तो एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब थोड़ा सा उसको हम मजीद मॉडिफाई करेंगे, और एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बनाएंगे जो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का होगा। लेकिन अभी इसके अंदर खाली कॉन्सेप्ट है कि पाइपलाइनिंग क्या चीज़ है, कि आप पैरेलल में भेज रहे हो यहाँ पे। तब आप वाली बात आ जाएगी कि अब हमने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे। तो अब हम इस चीज़ को देखते हैं यहाँ पे। तो अच्छा, तो अब इसका नया प्रोटोकॉल आएगा आपके पास, गो बैक एन। तो ऐसा करते हैं, इसको समझने के लिए हम ये करें कि एक सिमुलेशन यहाँ पे रन करते हैं, और उसके डिफरेंट सिनेरियोज को हम यहाँ पर चला के देखते हैं, और हर एक को हम ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे ये बिहेव करेगा प्रोटोकॉल डिफरेंट हालात में। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे इसकी सिमुलेशन रन करता हूँ, और फिर डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज को यहाँ पे डॉक्यूमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे गो बैक एन का प्रोटोकॉल ओपन कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये रन हो गया यहाँ पर। अच्छा, अब ये सॉफ्टवेयर में क्या हो रहा होगा यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं डिफरेंट ये पैकेट्स के नंबर लिखे हुए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और 20 पैकेट्स मैंने ट्रांसमिट करने हैं यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पे आप चीज नोट कर रहे हो कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है पहले 5 पैकेट्स के ऊपर। अच्छा, इस बॉक्स का मतलब क्या है कि आप कितने पैकेट्स को पाइपलाइन करना अलाउ कर रहे हो यहाँ पे। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल देखी है, तो आप एक वक्त में 3 कर रहे थे वहां पे। तो यहाँ पे हम कितनों को पाइपलाइन कर रहे हैं, यहाँ पे 5 को पाइपलाइन कर सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम। यानी कि एक वक्त में 5 से ज्यादा पैकेट्स आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते एक्नॉलेजमेंट रिसीव किए बगैर। तो ये आपको अलाउ कर रहा है कि 5 पैकेट्स आप एक वक्त में ट्रांसमिट कर सकते हो। और फिर इस चीज को हम कहते हैं यहाँ पे ये विंडो है आपके पास, कि सेंडर की विंडो जो है 5 है। इसका मतलब क्या है कि सेंडर जो है वो 5 पैकेट्स को वो पाइपलाइन कर सकते हैं। तो इसका यहाँ पे ये मतलब है।
अच्छा, अब एक काम करते हैं हम यहाँ पे 5, मैं एक दफ़ा सेंड न्यू करता हूँ तो इससे फर्स्ट पैकेट ट्रांसमिट कर देगा। अब ये पैकेट आपका ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे, अब रिसीवर साइड पे रिसीव हो गया, तो यहाँ पे रेड कलर हो गया इसका, यानी कि रिसीव हो गया, और जीरो जो जा रहा है एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे जा रही है जीरो की। और जैसे एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे मिली है तो इसका कलर हो गया कि एक्नॉलेजमेंट रिसीव, यानी ब्लू कलर का हो गया आपके पास सेंडर जो था यहाँ पे। और फिर देखो इसकी विंडो आगे मूव कर गई है। अब विंडो कहाँ पे आ गई, 1 से लेके 5 पे आ गई है, पहले ये 0 से 4 पे थी। तो उसको हम कहते हैं कि आपकी विंडो स्लाइड कर रही है। तो अब आप ये 1 से लेके 5 तक पैकेट्स को इकट्ठा ट्रांसमिट कर सकते हो। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 3 पैकेट्स को इकट्ठा पाइपलाइन करके ट्रांसमिट करता हूँ। तो मैंने 3 दफ़ा क्लिक करना है इसके ऊपर, 1 2 3। अब मेरे 3 पैकेट्स मेरे पाइपलाइन होके इकट्ठे जा रहे हैं यहाँ पे, बैक टू बैक। अच्छा, मैं यहाँ पे पॉज़ करता हूँ इसको, तो इसने क्या कहा है कि 1 2 3 पैकेट्स यहाँ पे रिसीव हो गए रिसीवर साइड पे। फिर ये एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे इसने सेंड की है येलो कलर की यहाँ पर, और हर एक्नॉलेजमेंट का नंबर क्या जा रहा है आपके पास, 1 2 3, जो कि एक्चुअली यहाँ पे पैकेट्स का नंबर है यहाँ पे। अब इसको रिज्यूम करता हूँ तो ये ऊपर जाकर सेंडर के पास वापस जाएंगे, तो सेंडर ने कलर ऊपर ब्लू कर दिया है इसका, यानी कि एक्नॉलेजमेंट मुझे मिल चुकी है, और अब इसकी विंडो मूव करके आगे चली गई है। अच्छा, ये थे सारे नॉर्मल हालात। अच्छा, एक काम मैं और कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ कितने पैकेट्स मैं मैक्सिमम पाइपलाइन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता जा रहा हूँ यहाँ पे, तो अब क्लिक नहीं कर सकता मैं, यहाँ पे डिसेबल हो गया है। इसका मतलब कि मुझे पास 5 की लिमिट है यहाँ पे, तो 5 से ज़्यादा पैकेट्स मैं यहाँ पे पैरेलल में नहीं भेज सकता। तो यानी मेरी विंडो का साइज़ मेरे पास 5 है, अब मेरे पास विंडो खाली हो गई यहाँ पे, तो अब मैं मज़ीद 5 भेज सकता हूँ। तो इसको कहते हैं हम स्लाइडिंग विंडो यहाँ पे। अच्छा, अब मैं कोई यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हूँ। तो ऐसा करते हैं, मैं 2 पैकेट्स यहाँ पे बनाता हूँ यहाँ पे, और उनको मैं पॉज़ कर देता हूँ यहाँ पर। अब जैसे ही वो यहाँ पे रिसीव होते हैं, तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने उठा के ये एक्नॉलेजमेंट नंबर 10 है यहाँ पर, उसको मैं क्या करता हूँ, किल कर देता हूँ। तो मैंने उठा के एक्नॉलेजमेंट नंबर 10 को मैंने किल कर दिया है। उसको मैं रिज़्यूम करता हूँ तो खाली एक्नॉलेजमेंट 9 मिलेगी ऊपर। अब देखो ये विंडो उठ के आगे आ गई है, लेकिन विंडो के अंदर 10 अभी तक है यहाँ पे। 10 का मतलब क्या है कि अभी तक इसने इस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहे हैं आप, कि 10 वाला पैकेट मिलेगा तो फिर हम आगे आगे विंडो आगे मूव करेगी। अच्छा, अब क्या होगा, अब थोड़ी देर के बाद टाइम आउट हो जाएगा इसका, पैकेट नंबर 10। अब देखो टाइम आउट हो गया इसका, और टाइम आउट हुआ है तो वो नीचे जा रहा पैकेट। अच्छा, लेकिन ऑब्जर्व करो कि 10 वाला पैकेट हम रिसीव कर चुके हैं एक्चुअली, तो खाली एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली ट्रांसमीटर को यहाँ पे। तो अब जब ये पैकेट दोबारा मिलेगा इसको, तो उसने एक्नॉलेजमेंट दोबारा से यहाँ पे ट्रांसमिट कर दी 10 के नाम से, और ऊपर जाके इसको जब रिसीव हो जाएगी तो उसने विंडो आगे मूव कर दी। ठीक हो गया, अभी तक बहुत सिंपल है यहाँ पे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बर्स्ट बनाते हैं यहाँ पे कि 3-4 पैकेट्स मैं डिज़ाइन करता हूँ, और अब मैं एक डिफरेंट काम करता हूँ यहाँ पे। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे कि मैं 11 को भी किल कर देता हूँ, और 12 को भी किल कर देता हूँ, और सॉरी 13 को भी किल कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब ये कैसा बिहेव करेगा यहाँ पे, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। इसको मैं जब रिज्यूम करता हूँ, तो देखो उसने रिसीवर साइड पे क्या किया है, रिसीवर साइड पे उसने इसको रिसीव नहीं किया। यानी कि आपके पास 11 वाला पैकेट तो मिस हो गया, 13 भी मिस हो गया, 12 तो जा रहा था इसका, लेकिन उसने 12 को क्या किया है, यहाँ पे स्टोर नहीं किया अपने पास, उसने यहाँ पे एम्प्टी रखा है इसको रिसीवर साइड पे। अच्छा, ये गो बैक एन ऐसा क्यों कर रहा है, गो बैक एन कहता है कि मेरे पास एक आध पैकेट यहाँ पे स्किप हो गया है, तो जब मेरे पास 11 नहीं आया तो मैंने स्टोर नहीं करना, तो उसने अपने पास उसको स्टोर नहीं किया, और उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिए यहाँ पे कम अज कम। लेकिन एक्नॉलेजमेंट का जरा नंबर चेक करो यहाँ पे, क्या उसने 12 को एक्नॉलेज किया है, किसी और को एक्नॉलेज किया है यहाँ पे। सर ये तो 10 है। जी, इसने 10 को एक्नॉलेज किया, यानी लास्ट पैकेट जो उसको प्रॉपर्ली रिसीव हुआ है, ये उसको एक्नॉलेज कर रहा है कि मेरे पास 10 वाला पैकेट आया हुआ है, तो मैं 10 को एक्नॉलेज दोबारा से कर रहा हूँ। लेकिन वो 12 को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो इसका क्या मतलब, वो बता रहा है इस सेंडर को कि मुझे 10 तक सारे पैकेट्स रिसीव हो चुके हैं इन लाइन ऑर्डर के अंदर, लेकिन अभी मुझे ऑर्डर से इससे आगे वाला ऑर्डर मेरे पास नहीं है। तो अब ये पैकेट जब सेंडर के पास वापस जाएगा, तो उसने क्या किया, सेंडर ने भी इसको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड यहाँ पे नहीं किया। आप देख रहे हो यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको तो 10 वाली की एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे रिसीव हुई है, 10 तो हम पहले ही एक्नॉलेज कर चुके हैं यहाँ पे, तो 12 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नंबर्स के ऊपर 10 का लगा हुआ था यहाँ पे। अच्छा, अब क्या होगा यहाँ पर, अब थोड़ी देर के बाद टाइम आउट होगा। अब जब टाइम आउट होगा,
तो देखो अब क्या होता है ये। अब जब टाइम आउट होगा तो ये इसने क्या किया, 12 वाला पैकेट तो उसने बेसिकली सही उसको रिसीव हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं एक्सेप्ट किया रिसीवर ने। और अब जब टाइम आउट होगा तो ये पूरी की पूरी विंडो री ट्रांसमिट होगी। ये देखो तीनों के तीनों री ट्रांसमिट हो गए हैं, यानी कि इस विंडो के अंदर जितने पैकेट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे री ट्रांसमिट उसने कर दिए, 11 12 13। हालांकि 12 तो पहले इसके पास होना चाहिए था, लेकिन इस प्रोटोकॉल में आप स्टोर नहीं करते हैं इसको। अब ये 11 12 13 यहाँ पे आएंगे, तीनों को उसने यहाँ पे रिसीव कर लिया है रिसीवर साइड ने, और तीनों के एक्नॉलेजमेंट नंबर भी लगा दिए 11 12 13 यहाँ पर। और ऊपर जाएगा जब ये, तो क्या करेगा, ये विंडो को भी यहाँ पे आगे मूव कर देगा। तो विंडो आगे मूव कर गई यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास इस केस में क्या होता है, गो बैक एन के अंदर जब आपका टाइम आउट होगा, तो इस विंडो के अंदर जितने भी पैकेट्स होंगे आपके पास, अभी जो विंडो आपके पास यहाँ पड़ी हुई है 14 15 16 17 18 में से जितने पैकेट्स हम ट्रांसमिट एक दफा कर चुके हैं, वो सब के सब रीट्रांसमिट होते हैं आपके पास टाइम आउट में। तो बेसिक 15 16 17 18 आपने प्रॉपरली सेंड किया था, 14 नहीं खाली सेंड किया, लेकिन इस केस में सारे के सारे रीट्रांसमिट हुआ करेंगे। और जो रिसीवर होगा आपका, वो बाकियों को रिसीव करने से इनकार कर देगा, इवन क्यों, और एक्नॉलेज भी किसको करेगा, और 13 को एक्नॉलेज यहाँ पे कर रहा होगा। तो इस तरह से ये चीज काम कर रही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक डिफरेंट काम करता हूँ, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अब ये 3 पैकेट्स मैंने भेजे, तो यहाँ पे रिसीव हो गए। अच्छा, अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं 14 वाली की एक्नॉलेजमेंट को डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, फिर 15 वाली की एक्नॉलेजमेंट को भी डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे रह गई खाली 16 की एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, अच्छा अब जब ये 16 ऊपर मिलेगा यहाँ पर, तो देखना ये क्या करता है। इसने खाली 16 ही नहीं, सबकी एक्नॉलेजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर आपके पास जो भी हाईएस्ट नंबर एक्नॉलेजमेंट अगर आपको रिसीव हो जाए, तो उस वक्त तक के सारे पैकेट्स को आप क्लियर कर देते हो। तो बेशक आपके पास 14 और 15 की एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची, 16 की पहुंची है, तो उससे क्या होगा, 14 15 भी आपके पास खुद बहुत एक्नॉलेज हो जाया करेंगे इस प्रोटोकॉल के अंदर। इसको, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे। कि जरूरी नहीं आपके पास एक एक की एक्नॉलेजमेंट वापस आए, अगर आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर की अगर आ जाती है, तो वो भी सबको एक्नॉलेजमेंट मान लेगा यहाँ पर। तो इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा अब हम यहाँ पे मजीद हम क्या काम कर सकते हैं। अब सपोज करो कि मैं यहाँ पर फिर यहाँ पे 3 पैकेट्स बनाता हूँ, और इस बार मैं क्या करता हूँ, मिड वाले पैकेट को मैं यहाँ पर किल कर देता हूँ। अच्छा, अब आप लोग बता सकते हो कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कि 2 पैकेट्स मेरे सही ट्रांसमिट यहाँ पे हो रहे हैं। तो अब मैं इसको अगर रिज्यूम करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे 18 वाला पैकेट मैंने स्किप कर दिया हुआ है। सर इसमें भी 17 तक वो एक्नॉलेजमेंट होगी, क्योंकि बीच में जो 18 वाली है वो वाली नहीं जाएगी ना, चलो, जब वो जो 17 किल कर पहुंचेगा, दिया। जब 17 रिसीवर के पास आएगा, तो 17 को एक्सेप्ट करेगा, रिसीवर की नहीं करेगा। 17 को कर लेगा। 17 को कर लेगा, और एक्नॉलेजमेंट भी भेज देगा, उसका नंबर भी 17 होगा। फिर 18 की जगह 19 जब जी सर। मिलेगा, तो 19 को क्या वो रिसीव करेगा कि नहीं। नो, 19 को नहीं करेगा। 19 को रिसीव नहीं करेगा, लेकिन एक्नॉलेजमेंट उसकी भेजेगा, और उसके एक्नॉलेजमेंट का नंबर क्या जी, होगा। सर 17। 17 ही होगा। एग्जैक्टली 17 होगा, एग्जैक्टली सही समझ गए हो आप लोग। तो देखो 17 के जवाब में 17 चला गया, लेकिन 19 के जवाब में दोबारा 17 जा रहा है यहाँ पे। तो देखो एक वक्त में 2 17 की एक्नॉलेजमेंट्स यहाँ पे जाने लगी आपकी। क्यों, क्योंकि अगर आपको अगर आउट ऑफ ऑर्डर जब मिलता है यहाँ पे, तो जो लास्ट पैकेट जो आपको मिला हुआ है, रिसीव हुआ हुआ है, उसी को आप एक्नॉलेज करते हो, 19 को नहीं करोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 17 17 2 दफा मिलेगा इसको। तो यहाँ पे 17 तो एक्सेप्ट हो गया, बाकी 18 19 यहाँ पे रह गए। अब जब टाइम आउट होगा, तो 18 ट्रांसमिट होगा या 19 होगा, या दोनों होंगे ट्रांसमिट। सर दोनों होंगे। दोनों। जी, दोनों रीड ट्रांसमिट होंगे यहाँ पे। तो अब देखो टाइम आउट इसका हो गया, तो दोनों के दोनों यहाँ पे आ रहे हैं, और दोनों की एक्नॉलेजमेंट्स यहाँ पे जा रही हैं। अच्छा, अब इनके नंबर चेक करो, इनके नंबर 18 19 ही है यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं अब 18 की एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे अगर किल कर दूं, तो कोई मसला आएगा या कोई मसला नहीं आएगा।
सर कोई नहीं आएगा, मैं दोनों को रिसीव कर देगा वो। क्योंकि जी आप 19 वाली जा रही है तो अब कोई मसला नहीं आएगा। जी एग्जैक्टली 18 की स्किप भी कर दें तो 19 अगर मिल गई तो इसका मतलब कि 18 भी ऑटोमेटिकली वो ले लेगा कि वो मुझे क्लियर हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह से ये प्रोटोकॉल यहाँ पे काम कर रहा है। तो अब अगर हम इस प्रोटोकॉल की यहाँ पे समरी अगर बनाए यहाँ पे, तो इसकी समरी क्या बन जाएगी गो बैक एन की। गो बैक एन का मतलब है कि इसके अंदर वी हैव विंडोज। विंडोज का मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ पैकेट्स आपने पाइपलाइन करने हैं। पैरेलल में ट्रांसफर हो सकते हैं। एग्जैक्टली पैरेलल में ट्रांसफॉर्म करनी है। फिर अगली चीज है हमारे पास की विंडो, आपकी विंडो मूव्स टूवर्ड्स द राइट। आस्ता आस्ता जिस जो जो पैकेट्स आपके पास एक्नॉलेजमेंट नीचे आती जा रही है, तो आस्ता आस्ता उसी ऑर्डर के अंदर आप राइट मूव करते जाओगे विंडो को। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपको इन ऑर्डर यहाँ पे चीजें मिलनी चाहिए कि आपके सारे पैकेट इन ऑर्डर आ रहे हों। अगर आउट ऑफ ऑर्डर होंगे तो आपकी विंडो नहीं मूव करेगी, वहीं पे रुकी रहेगी। उसके बाद थर्ड चीज क्या है कि आपके यहाँ पे जब टाइम आउट होता है, जब टाइम आउट अकर्स, तो क्या होगा, पूरी विंडो री ट्रांसमिट होगी या खाली वो पैकेट्स री ट्रांसमिट होंगे जो नहीं सेंड कर सका वो। सर जो सर पूरी पैकेट विंडो होगी। पूरी विंडो री ट्रांसमिट होगी। हालांकि कुछ पैकेट्स ने सक्सेसफुली भेजे होंगे जो कि रिसीवर ने एक्सेप्ट नहीं किए, लेकिन इसलिए तो पूरी की पूरी विंडो आपकी री ट्रांसमिट हुआ करेगी इस केस में। तो यहाँ पे एक चीज होती है कि अगर आप एक्नॉलेजमेंट नंबर, अगर आप हाईएस्ट एक्नॉलेजमेंट नंबर तो कैसे इंटरप्रेट करता है रिसीवर, सेंडर आपका, सेंडर टेक्स highest acknowledgement number as acknowledgement for all lower packets। तो अगर आपको 19 की एक्नॉलेजमेंट मिल गई है तो आप 1 से लेके 18 तक सबको एक्सेप्ट कर लोगे कि सबके सब रिसीव हो चुके हैं यहाँ पे। इसको हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट। तो ये यहाँ पे ऑप्शनल चीज है, अगर जरूरी नहीं कि आप इसको यूज भी करो, आप इंडिविजुअली यहाँ पे एक्नॉलेज करते हैं नॉर्मली हम। लेकिन अगर वो स्किप हो जाए तो जो हाईएस्ट होगा वहां तक हम क्लियरिफाई इसको क्लियर कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखना ये कि ऐसा प्रोटोकॉल क्यों बना हुआ है, क्यों हम ये काम कर रहे हैं कि जो पैकेट आपको प्रॉपर्ली रिसीव भी हो रहे होते हैं उनको हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे रीसेट करूँ और अगर मैं यहाँ पे 5 पैकेट सेंड कर रहा हूँ और मैं अगर यहाँ पे सेकंड पैकेट को डिलीट कर दूँ, तो उसके बाद 3 और 4 वाले पैकेट तो प्रॉपर्ली आ रहे हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, खाली 2 वाला मैंने खराब किया है। लेकिन वो एक्सेप्ट किसको करेगा, खाली 0 और 1 को करेगा, 3 और 4 को उसने रिसीव ही नहीं किया। और सबके ऊपर क्या एक्नॉलेजमेंट नंबर जा रहा है यहाँ सर पे, क्योंकि 111। अगर 4 की एक्नॉलेजमेंट चली जाएगी, अगर 4 की एक्नॉलेजमेंट चली जाएगी ऊपर, तो वो तो फिर उसको इंटरप्रेट करेगा कि 3 भी आ गया और 2 भी आ गया है। जी एग्जैक्टली बिल्कुल सही, तो इसलिए वो खाली 1 तक को एक्नॉलेज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये इसकी रीजन है जो आप बिल्कुल सही पहुंच गए यहाँ पर। तो इसका मतलब कि ये खाली इन ऑर्डर वाली चीजों को रिसीव करता है और रिसीवर आपका उसको रिजेक्ट कर दिया, उसने अपने पास स्टोर ही नहीं किया इसको यहाँ पे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये यहाँ के इस तरह का प्रोटोकॉल किन हालात में अच्छा काम करेगा। क्या नॉर्मल हालात में ये अच्छा आइडिया है कि आपके पास जो चीजें आ रही हैं उसको आपने रिजेक्ट कर दिया है, हालांकि खाली एक पैकेट मिसिंग था आपके पास, लेकिन आपने तीनों पैकेट रिजेक्ट कर दिए यहाँ पे, एक्सेप्ट नहीं किए। तो क्या ये अच्छा आइडिया है, बुरा आइडिया? सर जहाँ पे सीक्वेंस जो है वो मैटर करता है, तो वहाँ पे तो ये ठीक है। जी जी बिल्कुल, जहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है, अगर आपने को फाइल ट्रांसमिट करनी हो तो ये तो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने फाइल ट्रांसमिट करनी है, सीक्वेंस उसमें बहुत मैटर करता है, तो वहाँ पे तो ये काम हमें करना चाहिए। दूसरा एक और यहाँ पे यहाँ पे ये कुछ एक चीज़ अज्यूम करता है यहाँ पे गो बैक एंड। तो गो बैक एंड क्या चीज़ अज्यूम कर रहे हैं, इट अज्यूम्स कि हमारे पास जो पैकेट लॉस या आपके पास जो नॉइज आती है, जो डिस्टर्बेंस आती है नेटवर्क के अंदर, तो उसका पैटर्न क्या है, उसका पैटर्न है कि उसका पैटर्न इस तरह का है कि सपोज करो कि इफ पैकेट नंबर 0 इज इन लॉस and there is high probability that packet 1 is also in loss। अच्छा, क्या इस क्लेम की सेंस बनती है कि अगर पैकेट 0 लॉस में हो तो बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी कि 1 भी लॉस में होगा। तो क्या आप लोग ये बात मानते हो या इसको नहीं एक्सेप्ट करोगे? तो अगर आपको गिवन हो कि जी, तो हमने देखा कि अक्सर नेटवर्क के अंदर ना छोटे मोटे ब्रेकेज आ जाते हैं।
कि कुछ सेकंड्स के लिए नेटवर्क रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा आपका, कुछ सेकंड्स के लिए राउटर स्टक हो जाते हैं। तो अगर 0 लॉस में जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली 1 भी लॉस में जाएगा, उसके बाद 2 भी लॉस में जाएगा, और हो सकता है 3 भी लॉस में जा रहा हो, और उसके बाद हो सकता है नेटवर्क ठीक हो जाए आपका, फिर 4 लॉस में ना जाए। तो गो बैक एन क्या एज्यूम कर रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास नॉइस जो आती है यहाँ पे वो बर्स्ट में आती है आपके पास। तो बर्स्ट में आपके पास डिस्टर्बेंस आएगी, बर्स्ट में आपके पास नॉइज आएगी। तो अगर आपका एक पैकेट खराब हुआ है यहाँ पे, तो मोस्ट प्रॉब्ली आगे 3-4 पैकेट्स आपके खराब होंगे, इसकी बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो अगर तो इसका मतलब उसने आसान तरीका क्या निकाला, उसने कहा अगर एक पैकेट खराब हो तो आगे वाले सारे पैकेट्स वैसे ही बाय डिफॉल्ट ट्रांसमिट कर दो पूरे के पूरे। इनके मोस्ट प्रॉब्ली नेटवर्क में कोई ग्लिच आई होगी तो अगले पैकेट्स भी नहीं मिले होंगे। तो इसलिए गो बैक एन ने इस चीज को यहाँ पे यूज किया हुआ है। अच्छा, अब एज्यूम करो कि अगर हम गो बैक एन ना यूज करते, अगर हम चल रहे होते पुराने प्रोटोकॉल्स के ऊपर, जिसमें अगर आपको एक अगर नहीं भी मिला तो बाकी अगर ट्रांसमिट नहीं करोगे, तो उसमें अगर ये चीज होती कि आपके पास एक थोड़ा से के लिए नेटवर्क में ग्लिच आती है यहाँ पे, तो फिर हम क्या करते, फिर हम यहाँ पे पहले इसके टाइम आउट का वेट करते, और जब टाइम आउट होता तो उसको हम रीट्रांसमिट करते, और फिर इसकी एक्नॉलेजमेंट का वेट करते, फिर इसके बाद अगले वाले के साथ भी ये करते हैं, इसका टाइम आउट का वेट करते हैं, इसको रीट्रांसमिट करते हैं हम, और उसके बाद इसकी एक्नॉलेजमेंट का वेट करते हैं। तो इस तरह से तो बहुत टाइम लगता है हमारा। तो गो बैक एंड क्या कहता है, वो कहता है मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये लॉस में है तो आगे 2-3 पैकेट्स भी लॉस में होंगे, तो उन सबको वैसे ही बाय डिफॉल्ट रीट्रांसमिट कर दो, क्योंकि ये पैकेट यहाँ तक आपको तो इसके आगे अगर सही है भी है या नहीं भी सही, सबको रीट्रांसमिट कर दो, क्योंकि एक पैकेट आपका लॉस में आ गया तो आगे वाले मोस्ट प्रॉब्ली लॉस में होंगे, उससे पीछे वाले करेक्ट होंगे। ये अज्यूम करता है कि अगर आपके पास पैकेट में एक लॉस आया है तो उससे पहले वाले ठीक होंगे, उसके बाद वाले खराब होंगे। तो इसलिए उससे पहले वालों को रीट्रांसमिट नहीं करता, वो उसके बाद वालों को रीट्रांसमिट करता है यहाँ पे। इसका मतलब कि गो बैक एंड का प्रोटोकॉल अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास ये बर्ड्स में काम करती है नॉइज यहाँ पे, और अगर एक पैकेट लॉस में हो आपका तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास अगला पैकेट भी लॉस में होगा, यानी कि अगर पी के आई इज इन लॉस, देन हाई प्रोबेबिलिटी एट पी के आई प्लस 1 भी लॉस में होगा, और फिर इसी को अगर दोबारा अप्लाई करो तो आई प्लस 2 भी आपके पास लॉस में होगा। तो इसी तरह अगर दोबारा रीअप्लाई करो तो आई प्लस 3 भी लॉस में होगा। तो मैक्सिमम कहाँ तक हम जा सकते हैं, जहाँ जितना विंडो का साइज है, उससे आगे हम इस चीज़ को रीअप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर इसको रीअप्लाई करते जाओ यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि अगर आप आई प्लस 1 अगर लॉस में जूम कर रहे हो तो आई प्लस 2 भी लॉस में होगा। अगर आई प्लस 2 लॉस में कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके पास आई प्लस 3 भी लॉस में होगा। अब आगे हम स्टॉप कर देंगे, क्यों? क्योंकि आपके पास विंडो का साइज ही इतना है, तो इससे आगे हम कुछ एज्यूम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक आप एज्यूम करोगे जितना आपके पास विंडो का साइज था यहाँ पे, जो कि आपने पाइपलाइन में रीट्रांसमिट किए हुए। तो जितना हमने पाइपलाइन में काम किया सारा मस्कूक हो जाता है यहाँ पे, तो सबको रीट्रांसमिट करना चाहिए इसके मुताबिक। अच्छा, अच्छा, इसका मतलब है कि ये इस एजम्पशन के केस में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर ये काम नहीं होता, अगर वाकई रैंडम नॉइज आती है आपके पास, यानी कि सपोज करो कि अगर हम यहाँ पे डिफरेंट पैकेट्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, पैकेट अगर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो हो सकता है रैंडमली टोटली रैंडमली नॉइज हमारे पास आ जाए कि पैकेट 1 लॉस में चला गया है और उसके बाद पैकेट 8 लॉस में चला गया है, यानी कि टोटली रैंडम आपके पास नॉइज आ रही है यहाँ पे। तो इस केस में ये गो बैक एंड इतना अच्छा नहीं है ऐसे सिनेरियोज के लिए, तो नॉट गुड फॉर गो बैक एंड। तो ऐसे सिनेरियोज में गो बैक एंड इतना अच्छा काम नहीं करेगा। गो बैक एंड कब अच्छा काम करेगा, जब आपके पास यहाँ पर सपोज करो आपके पास यहाँ पे अगर 7 के ऊपर अगर आपके पास लॉस आया है, तो मोस्ट उसके बाद आपके पास 8 में भी लॉस आ गया, उसके बाद 9 में भी लॉस आ गया आपके पास, उसके बाद अगला ठीक हो गया यहाँ पे। तो ऐसे सिनेरियोज में आपके पास गुड फॉर गुड गो बैक एंड होगा, यानी कि बर्स्ट पे नॉइज यहाँ पे आ रही है तो इसके लिए अच्छा है, रैंडम नॉइज के लिए इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो ये डिपेंड करता है सिनेरियोज के ऊपर यहाँ पे। जी, क्लियर हो गया सबको ये? यस सर। अच्छा, अब एक दफा हम गो बैक एंड को यहाँ पे बुक वाली यहाँ पे स्लाइड्स देख लेते हैं। अच्छा, बुक में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर हम एक विंडो चूज करें 4 की साइज की, इसका मतलब कि आप 4 पैकेट्स को पाइपलाइन कर सकते हो अगर एन की वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो देखो इसने यहाँ पे क्या किया, इसने पैकेट 0 1 2 3 को यहाँ पे इकट्ठा ट्रांसमिट कर दिया यहाँ पे, तो पैकेट 0 1 2 3 इकट्ठे ट्रांसमिट यहाँ पे हो गए।
फिर हम कह रहे हैं कि जो पैकेट 2 आपके पास, इस पे लॉस आ गए यहाँ पे, तो पैकेट 2 नहीं पहुंच पाया, पैकेट 2 यहाँ पे ज़ाया हो गया। पैकेट 01 यहाँ पे पहुंच गए, तो हमने क्या किया, इनकी एक्नॉलेजमेंट भी यहाँ पे सेंड कर दी है। अब पैकेट 3 हमें मिला है, तो हमने क्या किया, इसको डिस्कार्ड कर दिया है, क्योंकि वो हमने आउट ऑफ ऑर्डर मिला है। 2 1 के बाद 2 मिलना चाहिए था हमें, 2 नहीं मिला, 3 मिल गया हमें। तो हमने क्या किया, हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया, नहीं अपने पास स्टोर किया, और एक्नॉलेजमेंट हमें किसकी भेजी है, 1 की भेज दी दोबारा से। तो हम क्या करेंगे, हमने 0 की दफ़ा भेजी, 1 की भेजी, 1 पे दोबारा भेज दी। अच्छा, अब क्या होगा, इसके जवाब में जब 0 यहाँ पे मिल गया है, तो उसने वो ज़ूम कर इसने आगे 4 को भी ट्रांसमिट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि अब विंडो आपकी नीचे आ गई यहाँ पे। जब 0 क्लियर हो गया यहाँ पे, तो विंडो राइट पे मूव करके 1 2 3 4 पे आ गई है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जब पैकेट 4 यहाँ पे ट्रांसमिट किया है, तो हमने क्या किया, इसको दोबारा डिस्कार्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 2 नहीं मिला हुआ, तो हम 4 को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे यहाँ पे, और हमने दोबारा 1 ही एक्नॉलेज दोबारा कर दिया यहाँ पे। अच्छा, तो अब क्या होगा आपके पास, तो हमें दोबारा 1 को एक्नॉलेज करिए, तो विंडो आपकी दोबारा जो यहाँ पे 1 की एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे आपको मिली है, उसके बाद आप मूव करके 2 3 4 5 के ऊपर आ गए हो। अच्छा, अब 2 के ऊपर प्रॉब्लम है। अब 5 को उसने ट्रांसमिट तो किया, हम दोबारा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम दोबारा एक्नॉलेजमेंट 1 यहाँ पे सेंड कर रहे हैं यहाँ पे। यानी कि आप घंटे से 1 1 1 ही सेंड करते जा रहे हो यहाँ पे, एक्नॉलेजमेंट 1 1 से आगे हम मूव नहीं कर रहे। तो जब तक हम 1 से आगे नहीं एक्नॉलेजमेंट मूव करेंगे, उसका मतलब कि आपकी विंडो अब इससे आगे मूव नहीं कर सकती, सेंडर वाली 2 3 4 5 से आगे मूव नहीं कर सकती, क्योंकि हमने 2 को एक्नॉलेज नहीं किया अभी तक। हालांकि पैकेट आप 5 ट्रांसमिट कर चुके हो, लेकिन हमने 2 को एक्नॉलेज नहीं किया। तो इसके बाद अब क्या होगा, अब आपके पास यहाँ पे डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी देर के बाद यहाँ पे टाइम आउट हो जाएगा पैकेट 2 का। पैकेट 2 का टाइम आउट यहाँ पे हो गया, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 को ट्रांसमिट करेंगे या 2 3 4 5 सबको ट्रांसमिट करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे। अभी करंट विंडो हमारी 2 3 4 5 के ऊपर है, तो जब पैकेट 2 का टाइम आउट होगा, तो हम किसको ट्रांसमिट करें, 2 को करेंगे, 3 को करेंगे, या चारों के चारों को करें यहाँ पर। सर एक दफा सर रिपीट करेंगे सबको क्वेश्चन। करेंगे, चारों के चारों को करेंगे। जी, चारों के चारों को करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या देखा है, यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा इसको ओवरव्यू कर लेते हैं कि अभी तक हमने स्टार्ट में क्या किया। हमारे स्टार्ट में हमारे पास ये विंडो थी हमारे पास, कि स्टार्ट में आपने 0 1 2 3 इकट्ठे चारों पैरेलल में सेंड कर दिए। 0 1 को आपने एक्नॉलेज कर दिया यहाँ पे, 2 आपके पास लॉस में आ गया। जब 2 लॉस में आ गए, तो 3 वाले को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, को डिस्कार्ड करके हम एक्नॉलेज किसको कर रहे हैं, जो लास्ट पैकेट आपके पास रिसीव हुआ हुआ है। लास्ट हमें कौन सा रिसीव हुआ है, 1 रिसीव हुआ हुआ है यहाँ पे। 0 1 रिसीव हुए, तो हम लास्ट 1 को एक्नॉलेज कर रहे हैं। 2 हमें नहीं मिला, तो हम उससे आगे वालों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, और खाली हम 1 को एक्नॉलेज करते जा रहे हैं। जो 3 जब हमें मिला यहाँ पे, हमने 3 को डिस्कार्ड कर दिया और 1 को एक्नॉलेज कर लिया यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पे क्या, विंडो आस्ता आस्ता यहाँ पे राइट मूव करती जा रही। 0 आप एक्नॉलेज यहाँ पे रिसीव यहाँ पे हुआ है सेंडर को, तो उसने विंडो राइट पे मूव कर ली, देन 4th पैकेट सेंड कर दिया। लेकिन हमने 4th को भी डिस्कार्ड कर दिया यहाँ पे, और हमने खाली 1 को एक्नॉलेज किया यहाँ पे। उसके बाद 5th यहाँ पे आ गई, हमने दोबारा यही काम किया है। तो अब क्या होगा, ये विंडो यहाँ पे स्टक हो जाएगी। अब 2 3 4 5 से ज़्यादा वो आगे राइट मूव कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती, कि एक्नॉलेजमेंट नंबर 2 उसको मिल नहीं रही यहाँ पे, तो यहीं पे विंडो फंसी रहेगी। तो अब क्या होगा, यहाँ पे अब थोड़ी देर के बाद टाइम आउट होगा 2 का। जब 2 वाले पैकेट का टाइम आउट यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या करेगा, पूरी की पूरी विंडो रीट्रांसमिट होगी यहाँ पे। तो इसका मतलब है 2 3 4 5 सारे के सारे रीट्रांसमिट यहाँ पे होंगे, और उसके बाद सबके सबको एक्नॉलेज वो यहाँ पे कर देगा रिसीवर। तो उसके बाद आपकी विंडो मूव करके 6 7 8 9 पे आ जाएगी, वरना आपकी वहीं पे स्टक रहती। तो इस केस में ये आगे मूव कर जाएगी। क्लियर हुआ सबको ये एग्जैक्टली मैं दिखाता हूँ सिनेरियो कौन सा था हमारे पास, जी सर। कि 2 वाले को अगर हम किल कर दें यहाँ पे, तो एग्जैक्टली ये वाला काम है यहाँ पे, कि देखना आपकी विंडो 2 3 4 5 पे आ जाएगी आगे मूव करके। ये देखो आगे मूव करके 2 3 4 5 पे आ गई है, और अब ये सारे के सारे रीट्रांसमिट यहाँ पे होंगे। ये पूरी विंडो रीट्रांसमिट यहाँ पे होगी, क्योंकि हमने 2 को यहाँ पे सेंड नहीं कर सके। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये सिनेरियो यहाँ पे था पीछे। तो ये पूरी की पूरी विंडो अब रीट्रांसमिट यहाँ पे हो रही है।
जो कि आखिरी स्टेप था वो हमारी वो ये स्लाइड्स के अंदर। तो इस तरह से ये प्रोटोकॉल हमारे पास काम करता है कि आपके पास जब टाइम आउट होगा तो पूरी की पूरी विंडो रीट्रांसमिट हुआ करेगी। अगर आपने हाईएस्ट एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी है तो वहां तक सबको क्लियर कर लेगा। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स आते हैं तो रिसीवर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन एक्नॉलेज कर देगा लास्ट वाले पैकेट को, उसको नहीं एक्नॉलेज करेगा जो आपके पास आउट ऑफ ऑर्डर आया हुआ है, बल्कि लास्ट जो रिसीव हुआ है उसको एक्नॉलेज करेगा यहाँ पे। तो इस चीज को हम कहते हैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट, कि वहां तक सारे पैकेट्स एक्नॉलेज कर लो जिसका सीक्वेंस नंबर आपको मिल गया हुआ है। फिर नीचे हम कह रहे हैं टाइमर फॉर ओल्डेस्ट इन फ्लाइट पैकेट। इसका मतलब ये कि जो आपके पास जो पैकेट नहीं रिसीव हो रहा वो पहले सबसे पहले वो टाइम आउट करेगा, यानी कि पैकेट नंबर 2 हमने लास्ट अब यहाँ पे देखे, पैकेट नंबर 2 पे टाइम आउट यहाँ पे हुए, जो कि 2, 3, 4, 5 की विंडो के अंदर सबसे पुराना था यहाँ पे, तो वो टाइम आउट यहाँ पे हो जाया करेगा। उसके बाद हमने क्या देखा कि आपके पास हमेशा वो रिसीवर करेक्टली रिसीव पैकेट्स जो होते हैं वो इन ऑर्डर वाले एक्सेप्ट करते हैं और बाकियों को वो यहाँ पे डिस्कार्ड कर रहा होता है। तो जब भी आपको आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट मिलेगा तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा और उसके बाद एक्नॉलेज कर देगा आपको वो वाला पैकेट जो कि आपके पास लास्ट में प्रॉपरली रिसीव हुआ हुआ है। तो ये रिसीवर का यहाँ पे रिस्पॉन्स है। लेकिन अगर आपको इन ऑर्डर मिला हुआ है तो आप क्या करोगे, आप उसको एक्नॉलेज कर दिया करोगे। तो इस तरह से ये प्रोटोकॉल हमारे पास यहाँ पे काम कर रहा होता है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये प्रोटोकॉल बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा है कि जब बर्ड्स पे नॉइज आती है आपके पास, लेकिन जब सिंगल सिंगल कोई एक पर्टिकुलर पैकेट में खाली नॉइज आती है तो उसके लिए इतना अच्छा नहीं है, कि वो क्या करेगा, सारा डेटा आपका ज़ाया कर दिया करेगा। तो सपोज करो कि अगर मेरे पास ये 5 पैकेट्स थे, लेकिन इत्तेफाक से खाली पैकेट 1 के अंदर लॉस आ गया, बाय चांस एक रैंडम एरर यहाँ पे आ गई थी, तो बाकी पैकेट्स में कुछ भी नहीं था नुकसान। लेकिन इसने क्या किया यहाँ पे, इसने देखो इनको रिसीव करने के बाद एक्नॉलेज भी नहीं किया। अच्छा, को बता सकता है एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 को? सर किस में मैंने सुना नहीं सिनेरियो। जी दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे यहाँ मैंने 5 पैकेट्स भेजे हैं यहाँ पे, और मैंने फर्स्ट वाले पैकेट को किल कर दिया है। जो फर्स्ट पैकेट नंबर फर्स्ट पैकेट 0 था आपका, उसको मैंने किल कर दिया है यहाँ पे। अब अगले जो 4 पैकेट्स हैं वो जब रिसीव होंगे यहाँ पे तो देखो उसने ना तो उसको अपने पास स्टोर किया, ना ही एक्नॉलेजमेंट सेंड किए। सर क्योंकि कोई एक्नॉलेजमेंट गई नहीं थी, पहले ही पैकेट किल हो गया ना। जी जी, कोई एक पैकेट भी हमारे पास नहीं पड़ा हुआ, तो हम एक्नॉलेज किसी को कर ही नहीं सकते, वरना हम लास्ट वाले को करते। तो इसलिए हमने कुछ भी नहीं सेंड किया इस वाले केस के अंदर। तो उसके बाद टाइम आउट होगा तो क्या होगा कि पांचों के पांचों पैकेट्स रीट्रांसमिट यहाँ पे होंगे। तो अगर देखा जाए तो ये रिसोर्सेज काफी ज़ाया किए हैं आपने, खाली इनके एक पैकेट में मसला था, लेकिन आपने यहाँ पे पूरी विंडो को रीट्रांसमिट यहाँ पे करवाया है यहाँ पे। तो अगर आपके पास बर्स्ट नॉइज नहीं आती, अगर रैंडम नॉइज आती है आपके पास, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा रिसोर्सेज ज़ाया करेगा यहाँ पे। लेकिन जब बर्स्ट नॉइज आती है तो उसके लिए बड़ा अच्छा है यहाँ पर। अच्छा, अब जरा आप लोग सोचो जरा अपने एक्सपीरियंस से कि जब हम डाउनलोड कर रहे होते हैं कोई चीज़, सपोज कर मैं कोई फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो हमारे पास अक्सर इस तरह का ग्राफ होगा स्पीड का। अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि अगर यहाँ पे टाइम एक्सेस है आपके पास और यहाँ पे अगर आपकी स्पीड है, यहाँ पे फाइल की डाउनलोड करने की स्पीड है अगर, तो अक्सर आपके पास इस तरह से होती है कि आपकी स्पीड कुछ काफ़ी हद तक थोड़ी बहुत वेरी कर रही होती है, लेकिन काफ़ी हद तक कांस्टेंट होगी। उसके बाद क्या होगा, एकदम से डिप आ जाएगी, एकदम से स्पीड आपकी बहुत ख़राब हो जाएगी, फिर उसके बाद स्पीड ठीक हो जाएगी एकदम से, फिर वैसी आ जाएगी आपके पास, फिर दोबारा से डिप आएगी आपके पास, फिर एक दोबारा से रिज्यूम कर जाएगी। क्या ऐसा बिहेवियर होता है आपके पास डाउनलोड करते हुए फाइल? जी सर, होता है अक्सर। जी, अगर इस तरह का बिहेवियर हो तो आपको पता है कि ये जो पैकेट्स आपके पास यहाँ पे जो आ रहे होंगे इस टाइम के अंदर, और आपके पास इस टाइम में जो पैकेट्स आ रहे होंगे, ये क्या होंगे, ये लॉस में होंगे हमारे पास। क्यों? क्योंकि तभी आपकी स्पीड यहाँ पे कम हो रही है, यानी ये पैकेट लॉस आपका बढ़ गया हुआ है इस टाइम के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे यानी कि आपके पास बर्स्ट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पे, कि पूरे का पूरा बर्स्ट ही आपको नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे आपके पास जितनी भी ट्रांसमिशन आ रही है सारी की सारी आपके पास लॉस में जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे गो बैक एन यूज करें या ना यूज करें? क्या क्या रिकमेंड करोगे ऐसे केसेस में? सर यूज करें। जी एग्जैक्टली, गो बैक एंड यूज करो तो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे। इसी के लिए ये प्रोटोकॉल बना हुआ है, ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए,
कि जब आपके पास दरमियान में छोटे छोटे एकदम से बर्स्ट आया करें लॉस के। अच्छा, इसका मतलब कि हम विंडो साइज कितना रखेंगे गो बैक एन के लिए, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? वो हम देख सकते हैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट जो टाइम है यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पर कि टाइम कितना बनता है आपके पास, वो सेकंड्स में आ जाएगा टाइम आपके पास। और आपके पास यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट स्पीड है यहाँ पे, वो आपके पास आ जाएगी बिट्स पर सेकंड में। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास बिट्स आ जाएगी यहाँ पे। यानी कि ये जो टाइम है आपके पास, इनकी इक्विवेलेंट कितनी बिट्स बनती हैं इस टाइम की। तो इसका मतलब है कि गो बैक एन की जो विंडो होगी वो अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास रखनी चाहिए हमें, जितने आपके पास ये वाली बिट्स हमें बन रही होगी। तो अगर उसके आसपास उतनी साइज की रखोगे तो वो बहुत बेहतर काम करेगा यहाँ पर। तो ये प्रोटोकॉल क्या कर जो रहा होता है ये ये? बर्स्ट बर्स्ट का सर साइज होगा उतना रखता है ना इसको विंडो जी को? जी जी, क्योंकि ये उसी के अराउंड आप रखोगे यहाँ पे, तो उसके हिसाब से बड़ा अच्छा काम करेगा यहाँ पे। अगर आप एन का साइज बहुत बड़ा कर दो, अगर मैं कहता हूँ एन बहुत बड़ा हो जाता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास विंडो चल रही है, तो वो कोई अच्छा आइडिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कई डेटा आपका ज़ाया जाएगा, वो आप रीट्रांसमिट फजूल में करोगे। लेकिन अगर आप यस। एग्जैक्टली इसके इक्वल कर लो तो ये बहुत अच्छा काम करेगा कि पूरे का पूरा बर्ड्स का एरिया आपका कवर हो जाएगा यहाँ पे। तो इकट्ठी आपके पास सबकी इकट्ठी रीट्रांसमिशन हो जाएगी, आपके पास वो आरटीटी वाला टाइम बच जाएगा यहाँ पे। वरना क्या होगा, सबके अलग अलग टाइम आउट होंगे, तो सबके अलग अलग आरटीटी वाला टाइम यहाँ पे कंसिडर हो रहा होगा। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे गो बैक एंड बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा इस केस के अंदर। जी क्लियर हो गया सबको? यस सर। चलें ठीक है। और कल हम ऐसा करेंगे कि कल हम एक दूसरा सिनेरियो देखेंगे जब बर्ड्स पे नॉइज नहीं आती, फिर हमें क्या करना चाहिए। अभी तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि बर्ड्स पे नॉइज आ रही है आपके पास यहाँ पर। अगर उल्टा होता है कि बर्ड्स पे नॉइज नहीं आती, तो फिर हम क्या प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। तो कल हम वो वाला प्रोटोकॉल भी देख लेंगे यहाँ पे, और फिर दोनों के एनिमेशन को कंपेयर कर लेंगे कल कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंट सिनेरियोज क्या बनते हैं आपके पास। तो कल इसके साथ हम दोबारा से यहाँ पे कंपेरिजन कर लेंगे। जी किसी के ओके क्वेश्चंस सर। हैं? जी किसी के क्वेश्चंस सर रहते हैं तो? आप फ्री हैं अभी या आपकी क्लास है कोई इस वक्त? जी जी फ्री हूँ मैं। चले सर, मैं आपको मीटिंग में ऐड करता हूँ, आपसे डिस्कशन करनी थी थोड़ी। चलो ठीक है, सही है, ठीक। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।